अस्सलामुअलैकुम। टैक्स और आपके साथ मैं हूं सबा शेख और आज के शो का जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्स कवानीन और विरासत, इनहेरिटेंस लॉ। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं टैक्स एक्सपर्ट अनवर काशिम मुमताज़। उनसे इस हवाले से मजीद भी तफसीलात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक सर। विंटर बिल्कुल अपने ज़ोर शोर से जारी है और कराची में अब सर्दी आ ही गई है बिलाखिर। दिसंबर में तो आ ही जाती है, अगर दिसंबर में भी नहीं आए तो फिर परेशानी होती है। लेकिन हम बड़े खुश होते हैं ना कराची के शहरी, क्योंकि अगर दिसंबर में सर्दी आ जाए तो हम इसको बड़ा अच्छे से वेलकम करते हैं। हाँ, मौसम अच्छा हो जाता है, लोगों के लिए एक्टिविटी शुरू हो जाती है, लोग बाहर घूमना फिरना। और फिर यही पेश खेमा होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। बिल्कुल मैं बात करता हूँ तो कहता हूँ कि जब चेंज ऑफ हैंड्स होते हैं तो चेंज ऑफ हैंड से इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो क्रिएट होती है। मुझे मौसम अच्छा लगा, मैं बाहर गया, मैंने कोई चीज खरीदी, मैंने पैसे दिए, उसने जिससे खरीदी उसको पैसे दिए, उसने जिससे खरीदी उसको पैसे दिए, एक सप्लाई चेन शुरू हो जाती है। तो ये जो है ये अच्छा मौसम हो, अच्छे हालात हों, और यही चीज़ें जो हैं हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि अच्छा मौसम तो नहीं कर सकती लेकिन अच्छे हालात पैदा कर सकती है। तो ये जिम्मेदारी अगर वो पूरी करें तो लोग बिजनेस भी होगा, लोग बाहर भी निकलेंगे, लोग चीज़ें भी खरीदेंगे और लोगों की माशी हालत बेहतर होगी। अच्छा सर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, विरासत और टैक्स कवानीन, इस हवाले से थोड़ा सा डिटेल में ब्रीफ कीजिए। देखिए, विरासत मिलना एक शरई अमल है और शरीयत में भी इसकी बड़ी वाज़े तौर पे इसको बताया गया है और इतना अच्छा और ख़ूबसूरत तरीके से वाज़े किया गया है कि किसी आदमी की कभी भी उसके साथ ज़ाती नहीं हो सकती है। राइट, ठीक है। और ये विरासत में डिटेल में हमारा टॉपिक नहीं है, हम इसको टैक्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है जब हम देखते हैं तो इनकम टैक्स कानून में भी जो है ना विरासत को उसी तरह एक्सेप्ट किया गया है जैसे शरई निज़ाम है कि जिस तरह अगर विरासत मिलती है तो वो एक जायज़ एक हक होता है। इसी तरह इनकम टैक्स में भी ये बात होती है कि जी अगर आपको विरासत मिली है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जो जायदाद मिलने वाली विरासत की होती है उस पर उसकी ट्रेल होना ज़रूरी है। ट्रेल होना ज़रूरी है। आजकल आप बड़ा सुना होगा आपने पिछले 2-3 सालों में मनी ट्रेल, एसेट ट्रेल, वो तो है, लेकिन ट्रेल होनी चाहिए कि कहाँ से शुरू हो रही है चीज़ और कहाँ पहुँच रही है, किसके हाथ में ये एंड अप हो रही है। तो वो जो ट्रेल है ना वो बड़ी अहम है और उसी ट्रेल पे पूरा निज़ाम टैक्स का घूमता है। वो विरासत से हो, वो गिफ्ट से हो, वो आमदनी से हो, ट्रेल जो है बड़ी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सर, जिस तरीके से अब ये विरासत का मामला है और टैक्स कानून में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हैसियत क्या है इसकी? देखिए इसकी मैं इस पर बात करता हूँ, लेकिन ये जो हम और लोग जो हैं हमारे यहाँ बहुत ना समझी की वजह से इसमें बड़े मसाइल में शिकार हो जाते हैं और फिर वो जो है उनको मुश्किलात होती हैं। और सिर्फ ना समझी, अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कर लें तो टैक्स का कानून भी पूरी तरह एक्नॉलेज करता है विरासत की मिलने वाले असासे को, आमदनी को, तो वो पूरी तरह एक्नॉलेज करता है। लेकिन ये है कि अगर आप उसको पूरी तरह सही प्रॉपर आपको नहीं समझेंगे या आपको अंदाज़ा नहीं है तो फिर वो जो है वो आपके लिए एंडेड अब होता है एक कानूनी जंग में या लिटिगेशन में जाके वो फिर मसाइल जो हैं आगे बढ़ते हैं। आपने सवाल किया कि विरासत के कानून में इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब टैक्स कानून में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? टैक्स कानून में ये बात अपने जहन में रखें कि आम लोग भी, और टैक्स कानून जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि दुनिया से बियॉन्ड है। कोई ऐसा कानून नहीं है जिसमें कोई लोगों के साथ जाती होनी है। बात सिर्फ इतनी सी है, वो कानून ये कहता है कि जो आप कमा रहे हैं, जो आप खर्च कर रहे हैं, जो आप एसेट ले रहे हैं, उसकी सोर्स ऑफ इनकम, आपकी इनकम कहाँ से आई, आपने खर्चा किया उसकी सोर्स, आपने कैसे वो खर्चा किया, आपने एसेट खरीदा उसकी सोर्स। तो इसी तरह जब विरासत में आपको चीज़ें मिलती हैं तो वो कानून ये एक्सेप्ट करता है कि विरासत में मिली है, ठीक, और वो कानून उसको अगर आपने उस पर कोई आमदनी नहीं कमाई तो आपके एसेट के तौर पे आप उसको अपने वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर कर सकते हैं और अपने डिस्क्लोजर के वक्त उसको बता सकते हैं कि ये आपके विरासत में आपको ये चीज़ मिली है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये घर तो मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट किया था, मेरे मामू ने गिफ्ट किया था, मेरे ताया ने गिफ्ट किया था, लेकिन इस हवाले से बताएं क्या उन लोगों पर भी टैक्स लागू होता है? क्या विरासत में मिलने वाले असासों पे भी टैक्स है? देखिए, गिफ्ट हम बाद में बताएंगे। हम आज विरासत में गिफ्ट पे भी हम प्रोग्राम करेंगे, लेकिन विरासत में जो है आप को ही पता है कि एक आपके इमीडिएट
आपको हिस्सा मिलता है जो कि आपके पेरेंट्स की तरफ से होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके जो डिस्टेंस रिलेटिव्स होते हैं उनके हिस्से भी आपके पास आते हैं, क्योंकि विरासत में चीजें हैं कि अगर वहाँ पे कोई लड़का नहीं है तो वो लड़कियों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, उनके चच्चा में चला जाएगा। तो ये इस तरह की पूरी वर्किंग है विरासत की। तो आपके पास जब भी कोई चीज आएगी और जब भी आपको मिलेगी, चाहे वो आपके मामू की विरासत से है, आपके चच्चा की विरासत से है, डिस्टेंस रिलेशनशिप की विरासत से है, वो उसकी कोई ना कोई ट्रेल होनी चाहिए। सही। अच्छा, अब इस विरासत मिलने के तरीके क्या हैं? वो तरीके दो हैं जी। एक फैमिली अरेंजमेंट होता है जिसमें फैमिली बैठ जाती है कि जी ये चीजें ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई, जहाँ पे जो फैमिली जो है वो अक्लमंदी का मुजाहरा करती हैं, आपस में मिलकर बांट के। एक तरीका होता है कि कोर्ट के जरिए उसको लेजिटिमाइज कर लिया जाता है। सही। कोर्ट उसमें ऑर्डर कर देता है और जब कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है तो वैसे ही वो सोर्स जो है वो एक्सप्लेन हो जाती है कि जी ये विरासत से आया है, इनका एक शेयर था, ये इनका 2 शेयर थे, तो ये इनको वहाँ से वो पैसे मिले हैं। अच्छा, ये बताएं कि विरासत पर कब ऐसा मौका आता है कि टैक्स नहीं देना पड़ता? विरासत पे जो आपको असासा मिला है, जो आमदनी मिली, उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है ना। लेकिन आपने उससे आमदनी जनरेट की, ओके, तो उसको आपने प्रॉपर्टी ली, मतलब मुझे विरासत में अगर एक घर मिला है और वो घर मैंने रेंट पे दे दिया है, तो उससे जो आमदनी जनरेट हो रही है उस पे मैं टैक्स दूं। बिल्कुल। और इसी तरह आपने कोई इन्वेस्ट कर दिया, उससे कोई आमदनी नहीं है तो उस पर टैक्स दें। ये नहीं हो सकता। पहला जब आपके पास आएगा उस पर कोई चीज नहीं। अगर आपने उसको शेल्फ कर दिया तो उसको उस पर टैक्स नहीं है। लेकिन आपने उसको री इन्वेस्ट कर दिया, आपने उससे एसेट एक्वायर कर दिया, उस एसेट पे कोई इनकम हो रही है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। उस पे पड़ेगा। अच्छा, ये बताएं कि विरासत में मिलने वाले असासे और आमदन को किस तरह टैक्स किया जाता है? टैक्स तो करने का एक ही निज़ाम है। वो एक रेट है जिसमें सैलरीज वालों के लिए अलग रेट है और बिजनेस के लिए अलग रेट है, इंडिविजुअल्स के लिए अलग रेट है। सही। तो आप जहां भी फॉल करेंगे उस हिसाब से आपका टैक्स रेट होगा। लेकिन ये है कि देखना है कि आप अगर सिर्फ असासे मिलते हैं तो उस पर तो कोई टैक्स नहीं, मैंने जैसे आपको वाजे किया। सही। लेकिन उस असासा से जो आमदनी होती है वो उस स्पेसिफिक आमदनी के डोमेन में जाएगा, उसके रेट पे टैक्स होगा और अकॉर्डिंगली आप जो है उसका टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे। तो विरासत में मिलने वाले असासों के हवाले से तो हम डिस्कशन कर ही रहे हैं। विरासत में मिलने वाले कारोबार के हवाले से बताएं कि क्या टैक्स कानून में उसके हवाले से हैं एसओपीज? देखें, जब हम बात करते हैं कि विरासत में मिलने वाले जो कारोबार है उसमें जो सबसे बड़ा एक मसला आता है वो ये आता है लोगों की प्रॉपर डिक्लेरेशन नहीं होती और उस डिक्लेरेशन ना होने की वजह से आपके एसेट पूरी जो बिजनेस के एसेट्स हैं वो पूरी तरह अगर आपके पास आते हैं और डिक्लेयर नहीं है तो फिर आपके लिए इनकम टैक्स में प्रॉब्लम होती है। और ये या प्रॉपर्टीज में भी होगी, या कैश पैसा आएगा उसमें भी होगी, या इन्वेस्टमेंट्स आएंगी उसमें भी होगी कि वो जो चीज़ है वो अंडरस्टेटेड नहीं होनी चाहिए, प्रॉपरली डिक्लेयर्ड होनी चाहिए। वो जो डिक्लेरेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने वो डिक्लेयर किया हुआ है। जिनके पास से विरासत आ रही है उन्होंने वो बिजनेस को पूरी तरह डिक्लेयर किया। अब जैसे अगर कारोबार है वो कारोबार जो है वो उन्होंने आगे दिखाया हुआ है कि वो 1 करोड़ का कारोबार है और या ये 10 लाख का कारोबार है, और वो जब बिजनेस में एक्चुअल डॉक्यूमेंट जो है वो कह रहे हैं कि ये जो है 50 लाख का कारोबार है, तो वो जो डिस्टॉर्शन है वो हमेशा बॉदर करेगी आपको। जो मैंने बात की शुरू में, ट्रेल की बात है, ट्रेल हमेशा है। लेकिन अगर कहीं से ये विरासत में कारोबार मिलता है उस पर भी कोई टैक्स का कानून जो है वो टैक्स नहीं लगाता। लेकिन आगे आप कारोबार बढ़ाएंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे आपका कारोबार एनहांस होगा तो फिर आपको टैक्स उस पर पे करना पड़ेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं विरासत के हवाले से और टैक्स कवानीन के हवाले से, तो इस पर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। लेकिन टैक्स और आप में यह वक्त है एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो टैक्स और आप में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं विरासत और टैक्स कवानीन के हवाले से। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है खुर्रम शहबाज साहब ने, प्रेसिडेंट है लाहौर टैक्स बार के। बहुत शुक्रिया सर, आपने टैक्स और आपके लिए वक्त निकाला। जी अनवर साहब, क्या पूछना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम खुर्रम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान। थैंक यू वेरी मच। बस हम आज हमारा टॉपिक है विरासत के हवाले से जो चीज़ें एसेट्स मिलते हैं, कोई आमदनी होती है, उस पर टैक्स के हवाले से आपका क्या ख्याल है? किस तरह इसको ऐसा किया जाए कि लोगों के लिए तकलीफ नहीं बढ़े? क्योंकि बाद में लोग कहते हैं जी मुझे इनहेरिटेंस में मिला था और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देता है। तो कानून क्या कहता है टैक्स का इसके बारे में? देखिए, अगर किसी भी शख्स को डिवॉल्व होता है कोई एसेट अंडर कंपल्शन, जो आपने अभी एक उसकी रीजन बताई, ड्यू टू डेथ ऑफ एनी ऑफ द एंसेस्ट्रल, तो वो प्रॉपर्टी जो है उसकी टैक्सेशन का जो मैकेनिज्म है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बड़ा क्लियर है उसके हवाले से। अगर किसी शख्स को कोई ऐसा एसेट जो डिवॉल्व होता है और उसको वो सेल आउट करता है, तो जो कैपिटल गेन उस पर अराइज होगा
वो अंडर सब सेक्शन 4A और सेक्शन 37 प्रोबेबली वो कॉस्ट ऑफ द एसेट विल बी ट्रीटेड एट द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट एसेट। ये दोनों चीजों के लिए, गिफ्ट के लिए भी यही है और विरासत के लिए भी यही है। जी बिल्कुल, और उसके अंदर वो एंटाइटल्ड है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो यहाँ पे मसला आता है वो ये आता है कि जिससे जब आप भी इस चीज़ को फेस करते होंगे, लोग कहते हैं जी मुझे इनहेरिटेंस में मिला है, अब अगर मैं उसकी वेल्थ में डाल देता हूँ तो मुझे क्या चीज़ जो बैकअप जो है उसका क्या देखना चाहिए जिसकी वजह से टैक्स कानून जो है वो मुझे बॉदर ना करें? देखिए, अंडर द मुस्लिम लॉ एज सून एज द मुस्लिम पर्सन डाई तो इनहेरिटेंस तो डिवॉल्व कर जाती है, ठीक है। अब रह जाता है उसका फॉर्मल मैकेनिज्म जो सिविल कोर्ट से उसको सूट फॉर डिक्लेरेशन या सक्सेशन। एब्सोल्युटली, ठीक है। आई बिलीव दैट एज सून एज द पर्सन डाइज अंडर द सुन्ना लॉ या अंडर द शिया लॉ, जो भी उसको शेयर मिलना है वो उस वक्त ही उसको इंटाइटल्ड है इनकॉर्पोरेट करने के लिए। और लॉ ऑलवेज सपोर्ट और लॉजिकल है लॉ ये कहता है कि अगर शख्स को डिवॉल्व हुआ इस सूरत में एसेट तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट उसके ऊपर उसने इंकर नहीं की, लेकिन अगर कल को वो एसेट बेचता है तो लॉ उसे इस चीज की एंटाइटलमेंट देता है कि फेयर मार्केट वैल्यू कैपिटल गेन ज्यादा ना हो। लेकिन बिल्कुल सही है, लेकिन बात ये हो रही है कि अगर किसी के पास इनहेरिटेंस में कोई चीज आती है तो वो जो है वो पहले डिक्लेयर नहीं है, तो उसकी क्या हैसियत है टैक्स कानून में? देखिए, अगर वो नहीं डिक्लेयर हो पाया किसी भी वजह से, तो अगर वो डिक्लेयर कर भी देता है किसी ईयर में, तो मेरी नजर में तो कोई प्रोविजन ऑफ लॉ उसको टैक्स करने का इख्तियार नहीं देती ऑफिसर को। सही है, लेकिन आपके पास अगर अनएक्सप्लेन्ड एसेट आ जाता है और आपको ट्रेड नहीं मिलती, जो कि हम एमनेस्टी में हमने भी देखा कि बहुत सारे लोगों ने अपनी पुरानी जायदादों को टैक्स किया है, तो वो ये इसमें कैसे, बिकॉज जो पेरेंट है उसने अपने पास रिटर्न कभी नहीं फाइल किया। एक तो ये है कि उसके पास एसेट्स या इनकम नहीं थी, लेकिन वो एक अलग बात है, लेकिन अगर उसके पास इनकम थी और उसने रिटर्न फाइल नहीं किया, वो एसेट अनडिक्लेयर्ड रहा और वो एसेट ट्रैवल करके इनहेरिटेंस की सूरत में उसके बेटे के पास आ जाता है। अब वो बेटा अपने पास जो उसको दिखाता है वेल्थ स्टेटमेंट में, तो ये तो कानून के मुताबिक ये तो अनडिक्लेयर्ड हो गया एसेट जी। तो आप क्या जी 111 रोक दी होगी यहाँ पे? जी मैं एक अर्ज कर दूं, दो बातें आपने की। पहली बात तो ये है कि एक शख्स फाइलर ही नहीं था, तो द क्वेश्चन इज विल अराइज कि क्या ये अनडिस्क्लोज एसेट है? माय आंसर इज नो। लेकिन अगर किसी शख्स ने रिटर्न फाइल की हो और उसके अंदर उसका डिस्क्लोजर ना दे सका हो, तो उस सूरत में तो वो अनडिस्क्लोज एसेट होगा। जो उसकी, चले हम उससे पहले बात करें, उसकी क्या हैसियत होगी जी? उसकी जो क्या पहले वाला एसेट है जहाँ पे वो नॉन फाइलर, इसमें हम आते हैं पहले वाले पे, लेकिन दूसरे वाले पे जहाँ पे उसने रिटर्न फाइल किया और एसेट डिक्लेयर नहीं किया खुर्रम, तो उसमें अब वहाँ पे भी दो सूरत है। जी बिल्कुल। पहली सूरत ये है कि वो एसेट अगर टाइम बार्ड हो गया है बाय फ्लक्स ऑफ टाइम, तो शायद वो इन द हैंड्स ऑफ द जो जिस शख्स को वो एसेट बाय वर्च्यू ऑफ इनहेरिटेंस ट्रांसफर हो रहा है उसके हैंड में असेस नहीं हो सकता। बिकॉज जो भी सूरत है, अगर आपने किसी भी शख्स के हैंड में किसी एसेट को असेस करना है तो एक ही प्रोविजन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की, और वो है सेक्शन 122 जो कि 111 के साथ लिंक हो जाता है। बट 111 में जो प्रोविजन आ गया दोबारा ईयर ऑफ डिस्कवरी का, जी वो उसको कैसे आप देखते हैं? पहले तो देखिए, ईयर ऑफ डिस्कवरी में भी दो एसेट्स हैं, एक फॉरेन एसेट है और एक लोकल एसेट है। लोकल एसेट के हवाले से कोई टाइम लिमिटेशन अब रह नहीं गई, जो प्रोविजन अब इंसर्ट की गई है उसकी नजर से तो हम देखते हैं तो फॉरेन एसेट तो कभी टाइम बार होता ही नहीं है, ईयर ऑफ डिस्कवरी में होगा। लेकिन इनसो फार एज द लोकल एसेट्स आर कंसर्न वो कि वो ईयर ऑफ डिस्कवरी में होगा, लेकिन जब आपको उसको 122 के साथ पढ़ते हैं तो जो 122 की लिमिटेशन है उसके अंदर अगर वो फ्लक्स ऑफ टाइम से लैप्स कर गया है, वो 6 ईयर्स की है ना? जी बिल्कुल 6 ईयर्स की है, उसमें वो टैक्स नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि जिसने अगर डिक्लेयर किया नहीं है और उसने अपना रिटर्न फाइल किया हुआ है तो उस एसेट को 122 विद 111 के साथ वो एडिशन बन सकता है, प्रोवाइडेड कि वो टाइम बार्ड नहीं हो। यस ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ आ जाते हैं जहां पे रिटर्न फाइल नहीं किया गया, जैसा आप पहले बात कर रहे थे। अच्छा, वो अगर लायबल टू फाइल रिटर्न था और उसने फाइल नहीं किया, तो इसको कैसे देखते हैं आप? अब क्वेश्चन ये राइज होगा कि अगर वो लायबल टू फाइल था
तो आप उसको पहले 114 का नोटिस देंगे। क्या डिसीज शख्स को 114 का नोटिस दिया जा सकता है? हाँ राइट। My answer would be that in case a person is alive, only then a notice under section 114 can be served. और इनहेरिटेंस तो आती है डेथ के बाद। जी बिल्कुल। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि जब अगर लायबल टू रजिस्टर्ड था और उसने नहीं फाइल किया तो आप नोटिस तो उसको अब 114 का सर्व नहीं कर सकते टू फाइल हिज और हर टैक्स रिटर्न्स। जी, और जब तक वो 114 के जवाब में अब ऑब्वियसली अ डेथ पर्सन कैन नॉट फाइल अ रिटर्न, तो 120 का ऑर्डर इन फील्ड नहीं आएगा, और 120 का ऑर्डर इन फील्ड नहीं आएगा तो 122 नहीं लग सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम आपका, आपने हमारे वक्त निकाला। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपसे बात करेंगे। आपने देखा इन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में बताया क्या कहता है लॉ में, क्या प्रोविजंस हैं और किस तरह डिक्लेयर होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने टैक्स रिटर्न फाइल किया और उसके एसेट नहीं डिक्लेयर हुए हैं तो वो तो कंसीलमेंट हो जाते हैं, और जब कंसीलमेंट हो जाती है तो फिर वो अकॉर्डिंगली वो ट्रेल का हिस्सा नहीं बनती। सही। दूसरा जो प्रोविजन है उस पे जो है उन्होंने बात की कि जी वो लायबल टू रजिस्टर हो लेकिन वो इंतकाल कर गए तो उनको नोटिस नहीं जा सकता। अब इस पे जो है दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी इसको नहीं होना चाहिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी जो डिक्लेयर करना था उन्होंने तो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया तो वो जो एसेट है वो अनडिक्लेयर्ड की एम्बेड में आता है। लेकिन डिफरेंस ऑफ टू स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, लेकिन ये है कि ये बात है कि जिसने डिक्लेयर करना था अगर उसने नहीं डिक्लेयर किया तो उसकी वो जो विरासत में मिली हुई पैसा है वो अनडिक्लेयर्ड हो जाता है। वो अनडिक्लेयर हो जाता है। अच्छा सर, इसको थोड़ा सा और एलेबरेट कर दें कि अगर कैसे, जो खुर्रम साहब कह रहे थे कि अगर किसी के पास इनहेरिटेंस आती है और वो अनडिक्लेयर रहा तो पहले से वो एक्सप्लेनेबल नहीं है, तो उसके हवाले से बताएं कि फिर वो उसके ऊपर टैक्स होगा या नहीं होगा? देखिए, अगर किसी का एसेट आता है और अनडिक्लेयर्ड रहा तो उस पर जो है वो टैक्स होगा। अच्छा, वो अगर उन्होंने रिटर्न फाइल कर दिया और एसेट अपना नहीं दिखाया, कंसील किया अपना एसेट, अच्छा, सही, कंसील किया उन्होंने से, तो वो उस एसेट को अगर वो इनहेरिटेंस में किसी बच्चे के पास आता है तो वो उस बच्चे को ट्रेल वो मिस आउट हो रही होगी कहीं ना कहीं ना ब्रेक हो रही होगी चेन। उस चेन की ब्रेक होने की वजह से उसको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। सही, उस वजह से उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब अगर डिक्लेयर्ड है और डिक्लेयर्ड होकर प्रॉपर्टी किसी बच्चे के पास है तो वो जो है वो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बिकॉज वो प्रॉपर्टी डिक्लेयर थी और बाय शरिया वो उसके पास आई है तो सोर्स एक्सप्लेनेबल है, उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो टैक्स और आप में इस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं विरासत के हवाले से और टैक्स कवानीन के हवाले से, तो आपकी ट्वीट्स भी शामिल करते हैं और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और इस हवाले से जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, वो आप कॉल कर सकते हैं और अनवर साहब जो है वो आपके क्वेश्चंस का जो है वो जवाब देंगे। तो पहली ट्वीट हम शामिल करते हैं और पहली ट्वीट है आमिर बुखारी साहब की, और आमिर बुखारी कह रहे हैं कि आई हैव अ सजेशन दैट मेक्स द आईआरएस सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली सो दैट कॉमन यूजर पीपल कैन फाइल their tax return themselves. Legislation should amend tax or succession laws and make the law according to the ease of common people. I think सवाल नहीं है तो मेरे ख्याल सजेशन है। obviously सजेशन आई थिंक ईज तो होनी ही चाहिए, कंप्लाइंसेस में ईज होनी चाहिए। दुनिया भर में अब वर्ल्ड बैंक ने इंडिकेटर की एक रख दिया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। exactly. जो कंट्रीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अच्छी रैंकिंग पे आती हैं वहाँ इंटरनेशनल कंपनीज, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्वेस्टमेंट्स करती हैं वो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली ट्रीट किया जाता है। तो जहाँ भी ईज होगा वो सिस्टम में हो, वो लॉ में हो, इट विल ऑलवेज हेल्प कॉमन पीपल। मेरे ख्याल में इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईज होना चाहिए। अच्छा अनवर साहब, जितने भी हम क्वेश्चंस ले रहे होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग हमसे डिस्कस कर रहे होते हैं या आपसे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं उसमें वो ये कहते हैं कि जो आसानियाँ पैदा करें, वो ये सवाल भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जो टैक्स नेट है हमारा वो नहीं बढ़ रहा। लोग आसानियाँ तो चाह रहे हैं लेकिन टैक्स पे नहीं कर रहे। देखिए ये जो टैक्स की सूरत हाल है ना वो एक कल्चर बनता है और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वो डेवलप नहीं किया गया। सही, 72 साल में बाय एंड लार्ज जो भी लोग रहे जो थे पॉलिसी मेकर्स, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, दोबारा ये बात कह रहा हूँ कि ये कल्चर डेवलप नहीं हुआ। सही, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे 72 साल में 4 जनरेशंस आ गई हैं, चली जा रही हैं और जा रही हैं। अब उन जनरेशन जो पास कर गई हैं उन्होंने तो बगैर टैक्स दिए ही पूरे अपनी ज़िंदगियाँ गुजार दी हैं। आज अगर वो 60 साल 65 साल की उम्र में बैठे हुए हैं तो आप उनसे टैक्स की बात करेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगी। सही, उनको सफोकेशन होने लगेगी, उनको आपको ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ेगा। तो वो जो चीज़ है ना वो सूरत हाल ऐसी हो गई कि बाय कल्चर ही बनता है और फिर ये जो है ना लीडिंग बाय एग्जाम्पल होता है। राइट, ठीक है ना। लीडिंग बाय एग्जाम्पल के आपके लीडर्स जो हैं
वो अपने आप को अकाउंटेबल ठहराते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन में पूरी तरह होते हैं, वो टैक्स को दे रहे होते हैं, उनकी लाइफस्टाइल, उनका टैक्स देना जो मैच कर रहा होता है, तो ये रीजनिंग होती है। और सबसे टॉप ऑफ इट कि हुकूमत टैक्स जो ले रही है उसकी मराद में क्या दे रही है, उसके मद में क्या दे रही है, उनको वो मराद मिल रही हैं। तो वो जो चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें एक चीज़ कहते हैं ना कॉम्बो, ये कॉम्बो है ये। हाँ। तो अब ये पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि जब एडहॉकिज्म इतना ज़्यादा है हमारे यहाँ कि जो आता है वो बात करने लगता है कि जी ये सही होना चाहिए, ये सही तो होना चाहिए, लेकिन हर चीज़ की सही होने में एक टाइम भी लगता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगली ट्वीट हम शामिल करते हैं और अगली ट्वीट हमें ज़िशान अली की ट्वीट है और इन्होंने पूछा है कि मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कंपनीज डिडक्ट टैक्सेस फ्रॉम द सैलरीज एंड पे इट ऑन बिहाफ द एम्प्लॉय बट देयर इज नो श्योरली इफ दे आर पेइंग टू द गवर्नमेंट हाउ कैन वी चेक इट एंड इंश्योर आवर टैक्सेस आर गोइंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। सेकेंडली, व्हाट्स द लॉ ऑफ टैक्सेशन ऑफ कमीशंस? आर कमीशंस सब्जेक्टेड टू अ टैक्स डिडक्शन? अरे ऊपर की बात जो है उनकी तो वो है, वो तो जा रहा है गवर्नमेंट। देखें अब इस वक्त ये बात करना कि पैसा मेरा जा रहा है नहीं जा रहा, वो मेरे ख्याल में इस वक्त ये बात मुनासिब नहीं है, इसलिए कि अब सारा इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है पेमेंट का। आपने चालान जमा किया, हाँ, तो अब आपने चालान जमा किया, आपने चालान जमा करके आपने टैक्स जमा हो गया। अब आपको टैक्स जमा होने के बाद आपको एक CPR नंबर मिलता है, उस CPR नंबर से वेरीफाई हो जाता है कि आपने कितना आपको टैक्स मिला। तो मेरा मतलब ये कहने का है कि आपका अब इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोसेस हो गया है ना, कंप्यूटराइज हो गया, इसकी वजह से किसी का भी टैक्स जो है वो ज़ाया नहीं हो सकता। उनको CPR नंबर जो होता है वो उनका एक बेस नंबर होता है जिससे वो सर्च कर सकते हैं कि उन्होंने कितना टैक्स दिया है, और इसी की वजह से FBR भी जो है उनका भी ये टैक्स क्रेडिट देने का काम आसान हो गया है कि जिसके ना अगर आपका टैक्स कटा हुआ है, अगर टैक्स कटा हुआ है तो उसका जो क्रेडिट है वो CPR के तहत होगा। दूसरी बात उन्होंने की कमीशन के हवाले से, कमीशन पे टैक्स कटता है। अच्छा। और वो टैक्स जो है वो टैक्स फाइनल टैक्स में अभी तक फाइनल टैक्स में है, और टैक्स उस पर टैक्स जो है वो फाइनल टैक्स में आता है और टैक्स कटता है, उसके ऊपर टैक्स करता है। तो आई होप ज़िशान अली साहब जो हैं उनके क्वेश्चन का आंसर उनको मिल गया होगा। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? मैं आसिफ कुरैशी बात कर रहा हूँ कराची से। जी, क्या पूछना चाहेंगे? पूछना मैं चाह रहा हूँ कि वालिद की विरासत से जो मुझे शेयर मिलेगा जी, वो शेयर मुझे जो है टैक्स रिटर्न के अंदर अगर मैं उसको जो है वो जाहिर करता हूँ तो उस सूरत में मुझे कोई जो है वो देना पड़ेगा? जी ठीक है, बिल्कुल आसिफ साहब, आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको अनवर साहब देंगे। अनवर साहब ये पूछ रहे हैं कि अगर वालिद की विरासत से मुझे मिलेगा कुछ भी शेयर तो क्या वो मैं टैक्स रिटर्न में दिखा सकता हूँ? उसको बिल्कुल दिखाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उस पर कोई टैक्स नहीं है। तीसरी बात ये है कि अगर वो ट्रेल मिल गई तो फिर तो टैक्स नहीं है। अगर ट्रेल नहीं मिली तो शायद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके खिलाफ प्रोसीडिंग इनिशिएट करे। आप उस प्रोसीडिंग को फिर आपको डिफेंड करना पड़ेगा, लीगल देखना पड़ेगा कि आपके पास क्या कानून आपको सपोर्ट करता है। लेकिन अगर आप प्लेन रीडिंग में बात करें तो आपको दिखाना चाहिए, सही, उस पर कोई टैक्स नहीं है। सही, ठीक है। अच्छा, ट्वीट्स की तरफ बढ़ते हैं और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और जो भी क्यूरीज हैं आपकी वो आप पूछ सकते हैं हमसे। और हमारा शो का जो टॉपिक है वो है विरासत और टैक्स कानून के हवाले से। अच्छा जी, अगली ट्वीट जो है वो है एलन मार्टिन वुड की और शिकागो से इन्होंने ट्वीट की है और इन्होंने कहा है कि टैक्स सबमिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंट्री ग्रोथ बट गवर्नमेंट शुड हैव शोड सम सर्विस फर्स्ट। अगर इन्होंने शिकागो से तो मेरे ख्याल में इनको ये इस बात का अंदाज़ा होगा। ये I think I'm going to reply in English because of पता नहीं। Obviously, yeah. I think this is very important because service is एक चीज़ है, वो ये है कि आप कुछ लेते हैं तो you have to pay something. Right. So when you are getting something you have to pay tax. So but when you are giving tax then in return you want something and that is service. जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, that's important. So I think very valid point, but again it's a comment, so we can't answer, but it's at least हम इस बात को एग्री करते हैं कि ये होना चाहिए। ये भी वही सेम बात कह रहे हैं ना जो यहाँ पे लोग कहते हैं कि अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं तो फिर हमें क्या सर्विसेज मिल रहे हैं, हमें क्या रिफॉर्म की जरूरत है। That is very important. और डेवलप, if you see in the developed world, everybody is fully confident that what they are paying they will get in return. राइट, ओके, वी हैव अनदर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
मैं लाहौर से राणा फखर हयात बोल रहा हूँ। जी सर, क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना था कि मैं फाइलर हूँ, जी लेकिन मेरी मिसेस फाइलर नहीं है। ठीक है। लेकिन 45 इयर्स अगो मेरी शादी हुई थी, उस वक्त उसको कोई जो दावरी में जेवर मिले थे वो उसके नाम है ना, वो उसके ठीक पास हैं या जी। उसकी एसेट्स हैं। जी जी। तो मैं वो, क्या मुझे जरूरी है कि मैं अपनी एसेट्स में शो करूँ? अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। ये राना फारूक साहब कह रहे हैं कि ये तो फाइलर हैं लेकिन ऑब्वियसली इनकी मिसेस फाइलर नहीं है, और ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है जो हमारे पास आता है कि हमेशा इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और ये कह रहे हैं कि जी उनको जहेज़ में जो जेवर मिले थे वो उसके हवाले से उन्होंने कोई एक्सप्लेन नहीं किया है, तो उस हवाले से पूछा है इन्होंने। देखिए अगर देखा जाए तो जो उनकी मिसेस हैं, हाँ। अगर उनकी कोई इनकम नहीं है, आमदनी नहीं है, कोई बट ऐसे 45 इयर्स बैक उसका जिक्र किया जब भी इन्होंने। जब भी मिला, हाँ। अगर उनकी आमदनी नहीं है, हाँ। उनका कोई एसेट ऐसा नहीं है, तो उनको हाँ। रिटर्न नहीं फाइल करना। अच्छा ठीक है, डाउरी सही। में जो उनको सोना मिला है हाँ। उसकी बात कर रहे हैं हाँ। ये। हाँ। तो अब उसमें होता ये है कि आदमी अपनी चीज़ को डिक्लेयर करना चाहता है कि मेरे पास कितना है, 10 तोला है, 20 तोला है। अब अगर आप कहीं अपने एसेट, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने एसेट में दिखाएं, अगर आप अपने एसेट में दिखा देते हैं तो आप जो हैं वो डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी दिखाते तो वो कोई कंपल्शन नहीं है उन पे, उनकी मिसेस पे कि वो दिखाएं, बिकॉज वो जो कंडीशंस हैं उसके मुताबिक मुझे लग रहा है कि वो लायबल नहीं है टैक्स रिटर्न फाइल करने की। अच्छा अनवर साहब, यूजुअली भी है अगर किसी को शादी में अपने पेरेंट्स की तरफ से गिफ्ट्स मिले हैं, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी मिली है, तो वो उसके लिए फिर क्या है, उसको शो करना चाहिए, उसके हस्बैंड को वो शो करना चाहिए, या फिर खुद जो लड़की है जो भी है उसको शो करना चाहिए? देखिए बात ये है कि ये ऐसे ही है कि एक रीजनेबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा। अब आप किसी चीज़ में नजर ना आए कि अनरीजनेबिलिटी, एक होता है एक डाउरी में क्या आप कितना मिलता है वो एक रीजनेबल हद तक हो तो देन इट इज फाइन। आप कह सकते हैं कि जी शादी हुई और ये बिल्कुल एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ ज्वेलरी है, रीजनेबिलिटी होनी चाहिए। हाँ, मतलब आप अगर एक्सेस है तो 100 तोला मुझे मिला तो वो आपको वो तो सोने में तो नहीं तोला गया, मतलब ऑब्वियसली अगर आपको 100 तोले का जहेज मिला है तो एग्जैक्टली, तो वो चीज रीजनेबिलिटी होनी चाहिए कि आपका जो स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको एक रीजनेबल अमाउंट मिलता है। लेकिन इन केस अगर किसी को 100 तोला सोना मिल जाता तो उसके लिए फिर क्या है? मिल जाता है तो देखिए अनरीजनेबल है, लेकिन वो आप क्लेम कर सकते हैं उस पर। फिर वो ये डिपार्टमेंट जो है वो उनकी आईब्रोज रेज करेंगे कि ये कैसा ऐसा डिक्लेरेशन आ गया, तो वो फिर कतरी खत कोई निकलवाना पड़ेगा। बिल्कुल कोई कतरी खत निकलवाना पड़ जाएगा। बिल्कुल। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? लाइन आई गेस जो है वो ड्रॉप हो गई है, और जैसे ही कॉलर हमें दोबारा ज्वाइन करेंगे तो फिर इस हवाले से जी जो बात हम कर रहे थे उसमें हाँ। जो देने वाले हैं, जो भी उनकी फैमिली देगी, तो वो जो देने वाले हैं उनकी भी जो इनकम है या उनकी भी जो आमदनी है उस पर वो होगा कि इतना कैसे दिया गया, कैसे दे दिया। तो ये बेसिकली डबल एंडेड वो होगा कि मतलब इनको भी देखा जाएगा कि इनका क्या डिस्क्लोजर है, और दूसरी चीज वो उनको देने फैमिली है उसके बारे में अगर इन्वेस्टिगेशन भी होगी तो बिकॉज दुनिया भर में, पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता और ये सब कॉन्टिनेंट में ऐसा नहीं होता, दुनिया भर में ये चीज होती है कि इतना सोना या नहीं दिया जाता, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि ट्रेडिशन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा वही ना है तो वो है, लेकिन फिर भी रीजनेबिलिटी अपनी जगह रहनी चाहिए, इसलिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि अनरीजनेबल अमाउंट जो है वो आप दें। अब जहेज में अगर आपको इतना सारा सोना मिल रहा है तो डेफिनेटली ये तो आईब्रो रेज करने वाली बात है। अच्छा अगली ट्वीट जो है वो हम शामिल करते हैं, और अगली ट्वीट जो है वो आसिफ इकबाल साहब की है, और इन्होंने कंसेक्टिवली 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। और इनका पहला क्वेश्चन है, हु हैज टू सबमिट रिटर्न फाइल, इज देयर एनी लिमिट ऑफ सैलरी और समथिंग एल्स, एंड सेकंड वन इज कैन वी सबमिट बाय आवरसेल्व्स, और थर्ड जो है वो है इफ यू डू नॉट सबमिट रिटर्न फाइल देन व्हाट विल हैपन, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ पेनल्टीज? देखिए पहला सवाल तो ये है कि सैलरी की जो लिमिट है वो 4 लाख है। इफ़ यू आर अर्निंग मोर देन 400,000 रुपीज़ देन यू हैव टू फाइल योर टैक्स रिटर्न, यू हैव टू पे योर टैक्स, ऑल्दो इट इज़ अ वेरी लो अमाउंट, बट इवन देन यू हैव टू फाइल योर टैक्स रिटर्न, यू हैव टू पे योर टैक्स, और उसमें जो है वो आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आई थिंक मैं इस बात से बहुत एग्री करूँगा कि रिटर्न पर्सनली फाइल करना चाहिए। अच्छा। और इतना मुश्किल काम नहीं है। सही। आप उस स्क्रीन पे जाएं तो आप उससे, अगर वो स्क्रीन आती है तो आप आंखें बंद कर लेते हैं, तो आंखें बंद करने से जो है ना रिटर्न फाइल नहीं होता। आप उस FBI की वेब पोर्टल पे जाएं, इट्स नॉट अ बिग डील, और आपको खुद ही रिटर्न फाइल करना चाहिए। खास तौर पे सैलरी वालों को अपने रिटर्न खुद फाइल करने चाहिए, इसलिए उनके लिए अगर वो डिफ़िकल्ट उनका नहीं है, कोई सिंपल सा है, तो आराम से वो फाइल कर सकते हैं। और अगर वो कंप्यूटर में इतने ज़्यादा उनको नई नॉलेज है, तो अपने आज के लिए यंग जनरेशन है, दे आर वेरी फुली इक्विप्ड विद हाउ टू ऑपरेट द वेबसाइट्स एंड ऑल दैट, तो वो उनका असिस्टेंस ले लें और फिर टैक्स रिटर्न फाइल करें।
पेनल्टी की प्रोविजंस जो हैं वो डिफरेंट हैं। अगर आपने रिटर्न नहीं सही। फाइल किया तो इट स्टार्ट फ्रॉम। अनवर साहब इसको कंटिन्यू करेंगे, उनके दोनों क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं इस कॉल के बाद हम लोग ज़रूर जवाब देंगे उनको। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? जी वालेकुम सलाम, खुर्रम खान बोल रहा हूँ मैं लाहौर से। जी, क्या पूछना चाहेंगे? मेरा एक सवाल है और एक सजेशन है। सवाल जी। ये है कि अगर एक सैलरीड हस्बैंड है जी और वो फाइलर है, जी वो अपनी फैमिली पे कोई ऐसे एक्सपेंस करता है जिस पे विदहोल्डिंग टैक्स कट जाता है, जैसे ट्रैवल अब्रॉड करता है तो उस पर विदहोल्डिंग टैक्स जी। कट जाता है। अब वो उसकी वाइफ और उसके बच्चों की रिटर्न में तो विदहोल्डिंग टैक्स एडजस्ट नहीं हो सकेगा, तो उसका जो टैक्स कट रहा है सैलरी पे उसको उसमें एडजस्टेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा ठीक है, और सजेशन सर? दूसरी सजेशन मेरी ये है कि जब सैलरी क्लास ने कोई भी एक्सपेंस किए और उस पे उसका टैक्स कटा जो कि उसकी विदहोल्डिंग टैक्स कटा जो कि उसके टैक्स पे एडजस्टेबल है, जब वो फाइलर है और जब वो रिटर्न खोले तो वो ऑटोमेटिकली उसको उस पे अपलोड होना चाहिए उस सारे टैक्स को जो उसका मुख्तलिफ जगह पे कटा है किसी भी सूरत में, चाहे वो है उसको उन इदारों पे जाके उसको उधर से सर्टिफिकेशन नहीं लेना चाहिए, वो अपलोड हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। अब अभी काफी आईआरएस को काफी डिजिटाइज कर दिया है। अब मेरे ख्याल से ये सजेशन लाजमी शब्बर साहब को समझ लेंगे। ठीक है जी खुरम साहब, आपके दोनों क्वेश्चंस जो हैं, सजेशन भी आपका आ गया और क्वेश्चन जो है, पहले इनका क्वेश्चन जो है उसका जवाब दे दीजिए। ये कह रहे हैं कि जी सैलरीड पर्सन है ये, अगर ये ट्रैवल अब्रॉड करते हैं और उसके ऊपर जो विदहोल्डिंग टैक्स है वो तो कट जाएगा, लेकिन फैमिली के हवाले से उन्होंने पूछा है कि फिर उसका क्या होगा? देखिए, अगर आप खर्चा आप कर रहे हैं तो आपको क्रेडिट मिलेगा उसका, अगर फैमिली का, और जो भी खर्चा आप दिखाएंगे, एजुकेशन है अगर उस पर टैक्स कट गया उसका क्रेडिट आपको मिलेगा। अगर आपने कैश विड्रॉल किया, अगर अब तो नहीं कट रहा लेकिन कोई टैक्स कट गया उसका आपको मिलेगा, लेकिन आपको वो लिंक कब करना पड़ेगा कि वो खर्चा हुआ कहाँ, ठीक है, तो आपको क्रेडिट मिलेगा उसके अगेंस्ट। और आपका अगर आपको सैलरी पे पूरा टैक्स कट दिया है तो आपका रिफंड जनरेट हो जाएगा, तो वो उसमें कोई किस्म का वो नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि हम पहुंच रहे हैं वहाँ पे जहाँ की बात कर रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं वहाँ पे, और उसके बाद आपको अपने एसेट भी खोलने नहीं पड़ेंगे, आपको अपनी प्रॉपर्टीज़ भी स्क्रीन पे नजर आएंगी, आपको अपने बैंक अकाउंट भी स्क्रीन पे नजर आएंगे, आपको सिर्फ टैक्स डिडक्शन नजर नहीं आएगी, वो सब चीज़ें नजर आएंगी। पहुंच रहे हैं हम लोग वहाँ पे, और ये आज से नहीं, ये काफ़ी अरसे से चल रहा है काम, और ग्रेजुअली हम पहुँचने जा रहे हैं, तो ये पहुँच जाएंगे। थोड़े दिन की बात है, लेकिन थोड़े दिन ये बेयर कर लें, तो उसके बाद इनको सब चीज़ें स्क्रीन पे नजर आएंगी, और फिर स्क्रीन इनको बताएगी कि आपके पास क्या है, स्क्रीन ही बताएगी कि आपके पास क्या है। अच्छा, ये आसिफ इकबाल साहब की जो दूसरी ट्वीट थी इसका जवाब दे दें कि कैन वी सबमिट बाय आवरसेल्फ, जो डिस्कशन आप कर रहे थे उसको जी हाँ, वो बिल्कुल सबमिट करना चाहिए। मैं तो इनकरेज करूँगा कि अपने रिटर्न सैलरी वाले खासतौर पर, और दूसरे लोग जो हैं अगर वो चाहें तो अपने रिटर्न फाइल करें, बट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के क्या वो फाइल कर रहे हैं, बिकॉज डिक्लेरेशन जो है ना वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये आप जो भी चीज़ जा रहे थे वो आप डिक्लेयर कर रहे होते हैं, तो आपकी ओन डिक्लेरेशन है, तो वो FBI समझ रहे होता है कि आप जो बता रहे हैं, तो आपको लैक ऑफ नॉलेज होना से, और अगर आपने गलत सबमिट कर दिया तो आप तकलीफ का शिकार हो जाएंगे। लेकिन इवन देन आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग करें, प्रॉपर समझें किसी से, और अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें। दूसरी उन्होंने बात की कि पेनल्टी के हवाले से बात की, तो पेनल्टी प्रोविजंस जो हैं वो हैं बड़े हाश, लेकिन यूजली लगते नहीं हैं। अब जैसे टैक्स रिटर्न के हवाले से इंडिविजुअल में ये है कि अगर आप 18 का रिटर्न फाइल करें और 1000 रुपये साथ पे कर दें तो आप फाइलर की लिस्ट में आ जाते हैं। फिर उस पर अगर कोई पेनल्टी प्रोविजन से होगा, उन्होंने टैक्स लेट पे किया है तो डिफॉल्ट चार्ज अलग है। तो ये मल्टीपल वो चीज़ें हैं, लेकिन इस चीज़ को अपने जहन से निकालें, पेनल्टी क्या है, कोशिश करें रिटर्न विद इन टाइम फाइल करें, टैक्स विद इन टाइम पे करें। बिल्कुल, टैक्स विद इन टाइम पे करें, क्योंकि जब हम टैक्स पे करने की बात करते हैं तो यूजुअली हमारे जहन में सबसे पहले डिफिकल्टीज आती हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है। फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि अच्छा, अगर हमने सारे डिस्क्लोजर्स जो हैं वो सही से अगर डिस्क्लोज कर दिए तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले आपको अपना डर निकालना होगा, टैक्स आपको भरना होगा, टैक्स फाइल करना पड़ेगा, और उसके बाद ये भूल जाएंगे क्या पेनल्टीज होती हैं। डेफिनेटली अगर आप एक प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं तो फिर कोई इशू नहीं होगा। अच्छा जी, ये मिस्टर सुबहानी हैं और इनकी ट्वीट हम शामिल करते हैं, और इन्होंने पूछा है कि आई हैव माई ओन ट्रांसपोर्ट बिजनेस इन दुबई, इफ आई सेंड मनी अराउंड 5 to 800,000 एवरी मंथ टू माई पाकिस्तान बैंक अकाउंट, हाउ मच टैक्स विल बी डिडक्टेड? अगर वो फाइलर नहीं है तो उनका 0.6% जो भी रेट है वो टैक्स कटेगा विड्रॉल पे। अच्छा, और अगर वो बाहर कमा रहे हैं और पाकिस्तान में भेज रहे हैं और पाकिस्तान में रहते नहीं हैं, उनकी आमदनी पे कोई टैक्स नहीं है। अच्छा, उनकी आमदनी पे फिर बट अगर यहाँ फाइलर हैं जिनके पास भेज रहे हैं तो उन पे कोई टैक्स नहीं होगा। अगर नॉन फाइलर हैं, उनकी वाइफ या उनके फैमिली मेम्बर्स, तो उनको फिर वो विड्रॉल पे टैक्स कट रहा होगा,
वो टैक्स उनको लिए जो है सवाल का बाइस बन सकता है। FBR पूछ सकता है कि भाई आपका रिटर्न जो है आप विद होल्डिंग हो रही है आपकी, आप विड्रॉ कर रहे हैं तो आपकी आमदनी क्या है। लेकिन वो जब भी बताएंगे कि मेरी आमदनी बाहर से है तो मेरे ख्याल में उनकी रेमिटेंस जो बाहर से आ रही होगी वो भी प्रूव कर देगी कि पैसे बाहर से आए हैं, तो वो FBR जो है उसको एक्सेप्ट कर लेगी। FBR एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है, ये तो थी तमाम ट्वीट्स। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं आपकी जो भी क्यूरीज हैं टैक्स से रिलेटेड। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक दफ़ा फिर से आपको बता दूं, वो टॉपिक है विरासत के हवाले से और टैक्स कवानीन के हवाले से। अच्छा अनवर साहब, विरासत के हवाले से जो हम अपने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसमें विरासत में मिलने वाले कारोबार पर टैक्स कानून क्या कहता है, इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करें। हम बात कर रहे थे उसको और कि कारोबार जो है ना वो एक स्टैंड स्टिल चीज़ नहीं है, एक रनिंग प्रोसेस है। तो आप जब किसी भी चीज़ को विरासत में आपके पास आता है तो उसकी एक कट ऑफ डेट होती है। लाइक खुदा न खास्ता किसी का इंतकाल होता है, अगर उनके हेड ऑफ द फैमिली का, और वो पहले उस कारोबार को चला रहे होते हैं तो वो वहाँ सीज आउट हो जाता है। और वो सीज आउट होने के बाद वो कारोबार ऑटोमेटिकली जो लीगल एयर्स के पास चला जाता है विरासत के कानून की तहत। अब उसमें हो सकता है कि ये 2 बच्चे हों, उनके 3 बच्चे हों, जो भी फैमिली है, और वो हो सकता है पहले वो इंडिविजुअल चलाते हों, फिर उसके बाद पार्टनरशिप में चला जाए। तो जो भी उस इंडिविजुअल की उस तारीख जिस दिन तक उनका इंतकाल हुआ है उस तक जो असासे थे, जो डिक्लेयर्ड असासे थे, जो उनकी लाइबिलिटीज़ थी, जो उनका रिफंड था, सारी चीज़ें वो जो हैं वो इनके पास ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगी एक इनहेरिटेंस के तहत। और इसके लिए उनको कोर्ट में भी अपना सक्सेशन फाइल करना चाहिए जिसमें वो बताएं कि जी ये हमारे बैलेंस शीट है, ये हमारी चीज़ें हैं, तो उनको फिर वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो कारोबार जो है वहाँ से आगे चला सकेंगे। सही, बिल्कुल। अच्छा, वसीयत के बाद जायदाद किसके टैक्स कुशवारे जाहिर होने? लेकिन इसमें एक और बात भी है, वो ये है कि अगर उससे पहले की कोई लायबिलिटी है तो वो भी आपको देनी पड़ेगी। ओके, ठीक है ना। ये नहीं हो सकता कि आप कहें वो पहले की लायबिलिटी और हम नहीं देंगे, तो ये नहीं हो सकता कि अच्छा हप और कड़वा थू। तो ये आपको जो लायबिलिटी को टैक्स लायबिलिटी आ गई, कोई असेसमेंट उससे बात हुआ, तो वो भी लीगल एयर्स की जिम्मेदारी है कि वो उस टैक्स लायबिलिटी को पे ऑफ करें। सही, ठीक है। जब आप कारोबार आपको मिल रहा है और आपको उसके बेनिफिट मिल रहा है, तो उसके साथ जो अगर टैक्स लायबिलिटी कल अराइज करेगी उस कारोबार पे, वो भी, या कोई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है तो वो आपको पे करनी पड़ेगी। वो पे करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि जी कारोबार तो ये तो हमें इनहेरिटेंस में मिला था, ये तो हमें हमारे दादा का बिजनेस था, ये तो हमारे अब्बू का बिजनेस था। तो उस हवाले से फिर वो जब उसको कंटिन्यू करते हैं तो उसके अंदर जो भी तकाजे होते हैं कानूनी, जो भी टैक्स के हवाले से चीज़ें होती हैं वो पे ऑफ नहीं करते। तो फिर वो उस हवाले से बताएं थोड़ा सा, और कि उनको क्या करना चाहिए अगर वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हैं उनके पेरेंट्स की तरफ से, तो फिर आगे उनको किसी तरह कारोबार को हम देखते हैं उसमें 2 तरह की टैक्स लायबिलिटीज होती हैं। एक इनकम टैक्स की लायबिलिटी होती है और एक होती है सेल टैक्स की लायबिलिटी। सेल टैक्स की, बिल्कुल। अब सेल टैक्स की लायबिलिटी जो है ना हर महीने आपको पे करनी होती है। ठीक है ना। तो अब वो उस महीने की जो भी, अगर अब डेट का पता नहीं होता ना कि 15 दिन में हुआ है तो 20 दिन में हुआ, उसकी जो भी लायबिलिटी है वो महीने के एंड पे आपको पे करनी पड़ेगी। सही, ठीक है ना। अब अगर उसके बाद आपने कारोबार बिल्कुल क्लोज किया हुआ है तो फिर तो 15 दिन की लायबिलिटी पे करें और फिर जब भी कारोबार शुरू करें। अगर पे कंटिन्यू कर रहे हैं तो 15 प्लस जो रिमेनिंग डेज आपने काम किया उसको मिला के आप टैक्स लायबिलिटी पे करें, तो पे आपको करनी पड़ेगी। और इनकम टैक्स की लायबिलिटी जो है आप सालाना पे करते हैं, तो वो अगर आपने उनके इंतकाल के बाद फौरन रिटर्न फाइल करना है तो फिर उसके साथ अपनी लायबिलिटी पे ऑफ करें। अगर आप उसको 1 साल तक लेके जाना चाहते हैं तो फिर 1 साल के बाद टैक्स लायबिलिटी पे करें। लेकिन टैक्स लायबिलिटी आपको पे पड़ेगी। ये जहन में लोगों को रहना चाहिए कि गवर्नमेंट की टैक्स लायबिलिटी का कोई वेवर नहीं है, उसकी कोई छूट नहीं है, और ये आपकी जिम्मेदारी है। चाहे वो अगर आज आप पे लायबिलिटी है 10 साल तक आपसे रिकवर नहीं की, 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी आपके बच्चों से भी रिकवर की जा सकती है। बिल्कुल, डेफिनेटली उसके ऊपर कोई वेव नहीं है। हमें कॉलर ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? नासिर बात कर रहा हूँ मैं, दिल से बात कराची है। जी नासिर साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैं पूछ रहा हूँ कि मैं एक प्रॉपर्टी की वालिद साहब ने अपने बेटे के नाम जो है ना वो पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी। जी सर, दोबारा बोलिएगा। जी सर, वालिद साहब ने अपने बेटे को पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी। जी वालिद साहब हो गए फौत। जी, तो अब ये जो बेटा ये सेल कर सकता है प्रॉपर्टी हो? अच्छा ठीक है, बिल्कुल। मैं पूछ रहा हूँ कि जी सर, बिल्कुल आपका क्वेश्चन आ गया है। नासिर साहब पूछ रहे हैं कि वालिद साहब हैं, आई डोंट नो कि इनके वालिद साहब हैं या किसी के लिए उन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि वालिद साहब ने अपने बेटे को पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी, अब उनका बेटा जो है वो प्रॉपर्टी सेल कर सकता है या नहीं? देखिए, बेटा पावर अटॉर्नी के तहत तो सेल नहीं कर सकते, जिसका इंतकाल हो जाता है पावर अटॉर्नी उसी दिन ख़त्म हो जाती है। अच्छा,
सही, ठीक है ना? बिल्कुल। अगर इंटरेस्ट बेस्ड पावर अटॉर्नी नहीं हो तो पावर अटॉर्नी खत्म हो जाती है, अच्छा, ठीक है। सही। तो जिस दिन उनका इंतकाल हो उस दिन वो पावर अटॉर्नी खत्म होगी, बिकॉज जब आपकी पावर ही नहीं रही तो पावर अटॉर्नी आप क्या देंगे, मतलब आपकी जिंदगी नहीं रही, ठीक है okay, ना। हाँ। लेकिन अगर बेटा वो है उनका है तो वो उसको जो विरासत का जो शेयर है उसमें उसको वो मिल सकती है, या वो उसको आपस में एक अरेंजमेंट के साथ डिस्ट्रीब्यूट सेल ऑफ करें और फिर आपस में एक दूसरे के साथ उसको बांट लें। लेकिन उस पावर के तहत वो सेल नहीं कर सकता, वो ये नहीं कर सकता, वो ये नहीं कर सकता कि वो खुद से वो प्रॉपर्टी सेल कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। जिस दिन उनका इंतकाल हो गया उसके बाद से उनको फिर इनहेरिटेंस के प्रोसीजर को अडॉप्ट करना पड़ेगा और उसके तहत प्रॉपर्टी को आगे लेके जाना, उसके तहत प्रॉपर्टी को आगे लेके जाना होगा। अच्छा से, क्योंकि हम विरासत के कानून के हवाले से बात कर रहे हैं तो कुछ लोग इस तरह के भी सवालात करते हैं कि अगर हमने कोई प्रॉपर्टी किसी के नाम की है, किसी को हमने प्रॉपर्टी गिफ्ट की है, तो क्या हम उसे क्लेम बैक कर सकते हैं? ऐसा कोई कानून है? देखिए क्लेम बैक तो नहीं कर सकते, कोई आपको वापस गिफ्ट कर सकता है। अच्छा, सही। मतलब हाँ, क्योंकि क्या कोई ऐसा गिफ्ट के साथ हाँ, जो है ना लव एंड अफेक्शन का एक आता है कि अगर गिफ्ट किसी को किया गया हाँ। तो दैट इज अंडर और ड्यू टू लव एंड अफेक्शन। सही। ये कोई ऐसा वो नहीं है जो कि कम्बस में किसी प्रेशर या अनड्यू प्रेशर के तहत वो आप दिया गया, तो वो जो चीज़ है ना उसकी वजह से ये आप क्लेम नहीं कर सकते। गिफ्ट अगर टाइटल ट्रांसफर हो गया तो आप नहीं क्लेम कर सकते। अच्छा, बट आप उसको जो है वो अगर वो वापस देना चाहे तो आप दे सकते हैं। लेकिन इस तरह की सूरत जब ये हमारा टॉपिक नहीं है, इस पर बड़े डिटेल मसाइल हैं वरासत की आवाज़ से, क्योंकि लोग बच्चों को गिफ्ट कर देते हैं तो उसमें भी मसाइल हैं वरासत के, और उसमें लोगों को पहले बिकॉज ये वरासत का जो मसला है ना उसमें अमानत वाला हिसाब है, तो आपको ये पहले तो लीगली इसमें क्या? लेकिन लीगली ये है कि आपको गिफ्ट करने की इजाजत जो है, अगर आप जिंदा हैं, अगर आप कोई बिस्तर मर्ग में तो गिफ्ट नहीं कर सकते आप, लेकिन आप अगर जिंदा हैं तो उसमें गिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी उन्होंने कहा गया है किसी दूसरे का शेयर जो वरासत का वो है इनहेरिटेंस वो डिस्टर्ब नहीं हो, तो उसमें आपने इवन आपको कहा है कि 1/3 से ज़्यादा आप जो हैं वो गिफ्ट भी नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि कोई आदमी आपको किसी को अपने एक ही बच्चे को सारा तोहफे में दे दें। सही, बिल्कुल एक ही को आप सब कुछ तोहफे में नहीं दे सकते। तो एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं इदरीस बोल रहा हूँ कराची से। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे इदरीस सर? पूछना ये है कि मैंने फाइलर हूँ मैं जी, और मैंने 2002 में मेरा 2 करोड़ का मेरा बॉन्ड खुला था। जी जी, तो मैंने कुछ इन्वेस्ट कर दिया कंपनियों में और वो कंपनी वाले सब खा गए। अब किसी ने एक हमदर्दी करके मुझे 15 लाख रुपए दिए हैं जी, तो ये किस तरह मैं इसको कवर करूंगा? अच्छा बिल्कुल। इदरीस साहब आप लाइन पर मौजूद रहिएगा। इदरीस साहब ने पूछा कि इनका 2 करोड़ रुपए का बॉन्ड खुला था और कंपनी वाले जो है इनका 2 करोड़ का बॉन्ड उन्होंने खा लिया है। बड़ा अनफॉर्चुनेट बहुत से लोगों के साथ हुआ है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए प्राइवेट, तो उसमें लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन जो बात वो करना चाह रहे हो कि उन्होंने 15 लाख का किसी से लोन लिया, वो लोन जो है ना उनको जिनसे लिया है उनके पास भी डिक्लेयर होना चाहिए, तब तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, अगर वो डिक्लेयर नहीं है और आपने दिखा दिया कि ए से मैंने लोन लिया है और ए का ना टैक्स रिटर्न फाइल हुआ है, ए का ना जो क्या कहते हैं कोई रिटर्न है, तो और ए ने या रिटर्न भी फाइल किया और 15 लाख नहीं दिखाया कि उन्होंने इनको दिए हुए हैं, तो फिर मसाइल जो है इनके लिए बहुत पेचीदा हो जाएंगे। तो आई होप इदरीस साहब को जो है उनका आंसर मिल गया होगा। अनवर साहब बिल्कुल शो का टाइम एंड अप होने लगा है, तो आप सम अप कर दीजिए। दिसंबर का महीना हमें आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या भी अंथोनाक वाक़या जो है याद दिलाता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी बताता है कि हमें इस बात पे ये एक अपने आप से वादा करना चाहिए कि हमें अपने बच्चों की हिफाजत करनी है, उनके लिए तालीम के मौक़े देने हैं, उनके लिए सिक्योरिटी देनी है। और ये कैसे होगा? जब तक पाकिस्तान टैक्स के पैसों से स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाए, जब तक पाकिस्तान फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाए, जब तक हम अपने बच्चों को महफूज नहीं कर सकते। हमें ये सोच के अपना टैक्स देना चाहिए कि ये जो टैक्स हम दे रहे हैं अपने बच्चों को महफूज कर रहे हैं। जब मैं अपने बच्चे बात करता हूँ तो मैं पूरे पाकिस्तान के बच्चों की बात करता हूँ, चाहे वो पंजाब में किसी बच्चे के साथ वाक़या हो, चाहे वो KPK में आर्मी पब्लिक का वाक़या हो, चाहे वो सिंध में किसी का वाक़या हो, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए हम अपने बच्चों का मुस्तक़बिल महफूज करना है हमें। और ये महफूज किस तरह हो सकता है? जब तक पाकिस्तान फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। फाइनेंशियली कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे? जब तक पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम मजबूत नहीं होगा, पाकिस्तान फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और पाकिस्तान फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगा तो हम अपने बच्चों को महफूज भी कर सकते हैं, उनको तालीम भी दे सकते हैं और उनको हम ऐसे मौक़े दे सकते हैं कि वो दुनिया में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बिल्कुल। तो आज का शो आपको कैसा लगा ये बता सकते हैं आप हमारी सोशल साइट पर, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जो भी आपका फीडबैक है वो दे सकते हैं। और शो से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @टैक्स और आप, ऐसे ही फॉलो करते रहिए टैक्स और आप।